दोस्तों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। आज की हमारी कहानी का टाइटल है मर्डर प्यार का। यह एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानी है। चलिए हम लोग सुनते हैं इस सस्पेंस भरी स्टोरी का मजा लेते हैं। मुंबई में एक के बाद एक मर्डर हो रहा था और ये मर्डर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये जितने भी मर्डर हो रहे थे वह सारे कॉलेज के यंग बॉयज़ और गर्ल्स के हो रहे थे और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जब भी एक मर्डर को तलाश करना शुरू करती और उसको लगता है कि अब कुछ सुराग मिल रहा है और अचानक उस कल्प्रिट का मर्डर हो जाता और उनका जो खोजना था वह डेड एंड पे पहुंच जाता। पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। मुंबई की पुलिस बहुत ही परेशान थी कि ये मर्डर क्यों हो रहा है और ये मर्डर कौन कर रहा है। आज फिर एक कॉलेज की लड़की का मर्डर हो गया। उसकी लाश समुद्र के किनारे फेंका हुआ था। फिर पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी और पब्लिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऐसे प्रेशर को देखकर वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया और ये केस सीबीआई प्रताप सिंह को हैंडओवर किया गया। प्रताप सिंह 35-36 के अराउंड होंगे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि अभी तक के अपने 8-9 ईयर्स के सर्विस पीरियड में उन्होंने 50 से ज़्यादा केस हैंडल किए होंगे और सभी केस को उसने सक्सेसफुली हैंडल किया, एक्सेप्ट एक केस जो मर्डर का एक केस था जिसको वह अभी तक हैंडल नहीं कर सके, जिसका अफसोस उनको अभी तक है क्योंकि वह केस उनकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ था। उनके गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया था और वह केस वो आज तक सॉल्व नहीं कर सके। इस बात का अफसोस उनको अभी तक था। प्रताप सिंह को इस केस का इंचार्ज बना दिया जाता है और उसको केस हैंडओवर कर दिया जाता है। इसी समय समवेयर इन अहमदाबाद नेहा अब कार में अपने पति और बेटी को लेके जाती है। अपनी बेटी को स्कूल में ड्रॉप करती है और अपने पति को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करती है। पति जब उसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं तो वह वापस पार्किंग में आती है कार लेने के लिए और वहां से उसको डायरेक्ट ऑफिस जाना था। वह कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलने वाली रहती है कि तभी उसको एक फोन आता है। वह नंबर अननोन था लेकिन फिर भी नेहा फोन उठाती है। पता नहीं कौन होगा। फोन उठाते ही फोन पे सामने वाले की तरफ से आवाज आती है। बोला जाता है, डार्लिंग हाउ आर यू। नेहा चका जाती है कि ये कौन है, उसको समझ में नहीं आता है। नेहा बोलती है, मैं पहचाना नहीं, रॉन्ग नंबर। उधर से आवाज आता है, डार्लिंग पहचाना नहीं, मैं कौन, गेस करो मैं कौन। नेहा अब कुछ बोलती इससे पहले फोन कट जाता है। नेहा को फील होता है कि शायद रॉन्ग नंबर लग गया होगा, किसी का रॉन्ग नंबर होगा। फिर भी नेहा असमंजस वाली स्थिति में होती है, चिंता वाली स्थिति में होती है कि कौन इस तरह से बदतमीजी की तरह मुझे फ़ोन किया और मेरे से बदतमीजी के साथ बात कर रहा था। नेहा उसके बाद अपने कार में बैठती है और अपने ऑफिस को आ जाती है। अपने पार्किंग में कार को लगाती है और लिफ्ट लेती है वो ऊपर जाने के लिए। नेहा का ऑफिस 5th फ्लोर पे था। नेहा लिफ्ट लेती है। लिफ्ट के 2nd फ्लोर तक 2 लोग थे जो 2nd फ्लोर पे ही उतर जाते हैं और 3rd फ्लोर पे जैसे लिफ्ट जाती है नेहा को फिर फोन आता है, फिर अननोन नंबर। नेहा फोन उठाती है, डार्लिंग हाउ आर यू। नेहा कुछ नहीं बोल पाती है। नेहा पूछती है, कौन हो। उधर से, डार्लिंग पहचाना नहीं, पहचानो, गेस करो हु एम आई। और फिर फोन कट जाता है।
नेहा अपने ऑफिस में पहुंचती है और अपने केबिन में बैठ जाती है। उस दिन नेहा से कुछ भी काम नहीं होता है। वह बहुत ही चिंतित रहती है। उसको समझ में नहीं आता ये फ़ोन कौन करता है। और उसके बाद फ़ोन आने का फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ जाता है। डिफरेंट नंबर से फ़ोन आता रहता है और सिर्फ फ़ोन पे दो ही बात होती है, डार्लिंग हाउ आर यू, मुझे पहचाना नहीं, गेस करो हु एम आई। नेहा को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उसके पति भी यहाँ नहीं होते हैं। वह 2-3 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए थे बिजनेस मीटिंग के लिए, और नेहा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। चलिए अब नेहा के बारे में बता देते हैं तो इस कहानी का और भी मज़ा आएगा सुनने में। नेहा और उनके हस्बैंड, जो अभी हस्बैंड है कल्पेश, इन दोनों की मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये दोनों सेमी कॉलेज से मास्टर डिग्री कर रहे थे। वहीं इन दोनों की मुलाकात होती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। नेहा मुंबई की रहने वाली होती है। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं और अपने पिता की इकलौती बेटी होती है। कल्पेश अहमदाबाद का रहने वाला होता है। उसके पापा डायमंड मर्चेंट होते हैं और वह भी अपने पापा का इकलौता बेटा होता है। इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर होता है कि इन लोग मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते ही शादी का प्रपोजल अपनी फैमिली के पास रखते हैं। इन दोनों के माता पिता एक दूसरे से मिलते हैं और उन लोग को नेहा के मम्मी पापा को भी कल्पेश अच्छा लगता है और कल्पेश के मम्मी पापा को भी नेहा का बिहेव अच्छा लगता है और दोनों शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उनका 3 साल का एक बेटी भी है, एंजल, जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। इस तरह से नेहा की ज़िंदगी चल रही थी और वो लोग बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अचानक ये फ़ोन कॉल नेहा की ज़िंदगी बदल देता है। नेहा के सारे काम को डिस्टर्ब कर देता है। उसके दिमाग का सुकून ले लेता है कि ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है और ये अचानक क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, किसकी दुश्मनी है मेरे साथ और ये कौन कर रहा है। यदि कोई मेरा दोस्त होगा तो वो इस तरह से इतने दिनों तक मजाक नहीं कर सकता है मेरे साथ। ये कौन है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ऐसे मुश्किल के टाइम में उसके पति भी उसके साथ नहीं होते हैं कि वो अपने पति के साथ भी शेयर करे। उसके साथ बस उसकी छोटी सी बेटी 3 साल की एंजल होती है, बट वह एंजल को शेयर नहीं कर सकती थी और एंजल को शेयर करके फायदा भी नहीं था। वह किसी तरह टाइम बिताती है कि उसके पति आ जाएं। 3 दिनों के बाद उसके पति स्विट्जरलैंड से वापस होते हैं। वो आते आते अपने पति को न्यूज़ नहीं देना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको इस तरह से फ़ोन कॉल आ रहा है। नेक्स्ट डे उनका 6th मैरिज एनिवर्सरी होता है और वह सोचती है कि हमारा कल 6th मैरिज एनिवर्सरी है तो हम दोनों एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे टाइम में मैं अपने पति का मूड ख़राब नहीं करना चाहूँगी, उनको यह बता के कि मुझे इस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। सुबह उठते ही अचानक उनका डोरबेल बजता है। नेहा की जो मेड होती है वह डोर ओपन करती है और एक कुरियर आता है, कुरियर रिसीव करती है। नेहा और नेहा के पति भी आते हैं, दोनों आते हैं और कुरियर बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड था, बहुत ही सुंदर था। किसी ने ऊपर से ही लिखा था विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। नेहा सोचती है कि शायद उनके कोई दोस्त भेजे होंगे। कल्पेश सोचते हैं कि शायद उनका कोई फ्रेंड भेजा होगा, उसमें दोनों का नाम लिखा हुआ था। और इन लोग, वह इतना अच्छा डेकोरेटेड था और इतना अच्छा उस पर मैसेज लिखा हुआ था कि ये दोनों अपने पेशेंस को, अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं उसको ओपन करने के लिए। और उस गिफ्ट को नेहा ओपन करती है। जब नेहा ओपन करती है उस गिफ्ट को तो उसमें एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे लिखा होता है डार्लिंग हाउ आर यू, डार्लिंग क्या तूने मुझे पहचाना नहीं, गेस हु एम आई। कल्पेश भी देख के
आश्चर्य हो जाता है कि ये ऐसा मैसेज कौन भेज सकता है। और जब नेहा ये चीज़ देखती है तो वह फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। कल्पेश के गले में डाल के, अपने हाथों को डाल के वह फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। कल्पेश उसको सहारा देता है नेहा को कि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो सकता है किसी ने बदतमीजी की होगी, इस तरह से लेटर भेजा होगा। तो तब नेहा उसको पूरा बात सुनाती है कि जिस दिन से तुम गए थे स्विट्जरलैंड, उसी दिन से मुझे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं और मैं परेशान हूँ, और मुझे इस तरह के एक दिन में 5, 6, 10 टाइम्स कॉल आ जाते हैं। अब मैं इतना डर गई हूँ कि मुझे मोबाइल छूने में भी डर लगता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी, अब कल्पेश बोलता है कि तुमको मुझे बताना चाहिए था। नेहा बोलती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आप इतने बड़े बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे और उस मीटिंग में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं यदि आपको बताती तो आप शायद वापस हो जाते। कल्पेश बोलता है ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कल्पेश का एक बिजनेस पार्टनर होता है जिग्नेश, जो कल्पेश का दोस्त भी होता है, फैमिली फ्रेंड भी होता है और बिजनेस पार्टनर भी होता है। कल्पेश जिग्नेश को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाता है। जिग्नेश उसके घर आते हैं और उसके बाद कल्पेश और नेहा जिग्नेश के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से उनको फ़ोन कॉल्स आ रहा है और वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिग्नेश का फ्रेंड पुलिस कमिश्नर होता है, अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर, जो जिग्नेश का फ्रेंड होता है, रुद्र प्रताप सिंह। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है और जिग्नेश से उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। तो जिग्नेश कल्पेश और नेहा से बोलता है कि चलो मेरा दोस्त जो पुलिस कमिश्नर है, हम लोग चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे। ये तीनों पुलिस कमिश्नर जिग्नेश के पास जाते हैं और जिग्नेश को पुलिस कमिश्नर रुद्र प्रताप सिंह के पास जाते हैं और उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि किस तरह से हमको फ़ोन आ रहा है, अब तो ये कुरियर भी घर पे आने लगा है। तो पुलिस कमिश्नर बोलते हैं कि ठीक है, आप चिंता मत करो, आप जिस नंबर से आपको फ़ोन आया है आप वो नंबर मुझे दे दो, और साथ में वो जो कुरियर आया है वह कुरियर भी आप मुझे दे दो, और आपका नंबर जो है आज से ट्रैकिंग पे रहेगा, और जब भी आपको कॉल आएगा आप ट्रैक करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप बात कर सको, तभी हम ट्रैक कर सकें कि वो कॉल कहाँ से हो रहा है। नेहा एक एफआईआर दर्ज करवा देती है और जो भी नंबर्स होते हैं वह नंबर्स वह उसमें अपने एफआईआर मेंशन कर देती है, और कुरियर का जो कॉपी होता है वह कुरियर जो आया होता है और कुरियर का जो डिटेल्स होता है वह भी वह जमा करवा देती है। उसके बाद कल्पेश नेहा वापस आ जाते हैं और जिग्नेश अपने घर चले जाता है, ऑफिस चला जाता है। कल्पेश रास्ते भर नेहा को ढारस देता है कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, कमिश्नर साहब जरूर कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि वह कौन होता है जो नेहा को फ़ोन करता है, और क्या प्रताप मुंबई में होने वाले मर्डर केस को सॉल्व कर पाता है, और मुंबई में होने वाले मर्डर केस का क्या नेहा के फ़ोन कॉल से कोई संबंध होता है। यह सब जानने के लिए आगे का पार्ट देखिए, और यदि आपको हमारा वीडियोज़ स्टोरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।